अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल हमने डिस्कस कर लिया था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में, इम्पोर्टेंस अलग पढ़ ली थी। कल की क्लास में से अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें, वरना फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। कोई कुछ अच्छा जी, एक सवाल है। नहीं, नो क्वेश्चन। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल हमने तमाम रूल्स वगैरह डिस्कस कर लिए थे कि क्या क्या रूल्स होते हैं। बहरहाल हमें लॉ ने, हमने कल ये बात कि हम कहते हैं कि फिर आप इन रूल्स को फॉलो करें, जिसमें हमने मुख्तलिफ तरह के रूल देखे कि बाद औक़ात गुड्स जो है वो, जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि रिजर्वेशन अगर वो अपने पास रख लेता है या दूसरी कोई भी चीज, इस तरह की हमने बहुत सी बातें देखी। अब हम बात करते हैं रूल ऑफ ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑन सेल। देखिए, ट्रांसफर ऑफ टाइटल का मतलब ओनरशिप, ठीक है, कि कौन जो है वो ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है। तो इसके लिए देखिए, एक ये जो पूरा आप ही हैज नॉट गॉट, कि कोई भी शख्स वो चीज कभी है ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब है वो कहते हैं कि सिर्फ रियल ऑनर ही सेल कर सकता है। ठीक है, रियल ऑनर ही जो है वो सेल आउट चीजें कर सकता है। कोई भी नॉन ऑनर जो है वो गुड्स को सेल आउट नहीं कर सकता। यही मायने है नेमो डॉट गॉड नॉन हैबिट के, ठीक है। और इसी के ऊपर ये पूरा मैटर डिपेंड करता है कि नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। इसको हाईलाइट भी कर लीजिएगा, ये एमसीक्यूज के हवाले से भी आ सकता है कि आपसे सिर्फ इसकी ट्रांसलेशन पूछ ली जाए। और ये बड़ा मशहूर लीगल मैक्सिम है कि नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट, कि कोई भी शख्स वो चीज सेल आउट नहीं कर सकता जब तक कि वो किसी चीज का ऑनर ना हो। मतलब ये रूल कहता है कि सिर्फ रियल ऑनर ही सेल कर सकता है चीजें। लेकिन आपको याद होगा, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा था कुछ इसकी एक्सेप्शंस थी, ठीक है। आपको शायद याद हो, सेल बाय थी, तो वो सारी की सारी इसकी एक्सेप्ट में ही आ रही है। अब हम देख लेते हैं इस हेडिंग में, सेल इज दैट द सेलर कैन नॉट ट्रांसफर टू द बायर ऑफ अ गुड अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। देखिए, अब इस लाइन के मायने क्या है कि द सेलर जो है वो कभी भी बेटर टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता बायर को, अपने से बेहतर टाइटल कभी भी बायर को ट्रांसफर नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसकी ओनरशिप डिफेक्टिव है, जैसे कि मैंने किसी की शॉप से एक डायमंड रिंग चोरी कर ली। देखिए, अब जब मैंने डायमंड रिंग चोरी करी ना, तो मेरी जो ओनरशिप है वो डिफेक्टिव है। मेरी ओनरशिप क्या हो गई? डिफेक्टिव हो गई। तो जब मेरी ओनरशिप डिफेक्टिव है, तो मैं कभी भी एक बेटर टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता, जैसे कि मैं उसको रियल ऑनर ट्रांसफर नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए, चोरी का माल कोई भी खरीदे वो चोरी का ही कहलाता है। यही वजह है, क्योंकि कोई भी शख्स अपने से बेटर टाइटल ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये जनरल रूल है। If the title of the seller is defective, the buyer title will also subject to the same defect.
इफेक्टिव है, सेलर ने चोरी की चीज आप ला के पाक नहीं हो जाएगा, वो उधर पर भी चोरी का ही रहेगा, ठीक है, वो उधर भी किसका रहेगा, चोरी का ही रहेगा। ठीक है, ये वॉइस प्रॉब्लम शफीक साहब आपको भी फील हो रहा है या ये सिर्फ स्टूडेंट्स को फील हो रहा है? सर होस्ट में से कोई बता दें कि आवाज आ रही है? नहीं, अच्छा जी, बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज, कि सेलर कभी भी बेटर टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता जो कि उसके पास खुद कभी नहीं था, ठीक है, जो कि उसके पास खुद से कभी भी नहीं था। फॉर एग्जाम्पल अगर वो चोरी करके कोई चीज लाया है तो इसका मतलब है उसका टाइटल भी डिफेक्टिव है, और सेम टाइटल विल पास टू द बायर, और बायर को भी वही टाइटल पास होगा जो कि उसका था। जैसे उसके पास अगर चोरी का माल था तो बायर के पास जाने के बाद भी वो चोरी का ही कहलाएगा, ऑल्दो बायर हैज पेड द प्राइस, ठीक है, भले बायर ने प्राइस पे करी हुई हो उसके बावजूद भी वो चोरी का ही कहलाएगा, क्योंकि रूल यही कहता है कि कभी भी कोई शख्स अपने से बेटर टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता। मजीद आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 27 also lays down to the same effect and provides that where goods are sold by a person who is not the owner thereof and who does not sell them under the authority or with the consent of the owner, the buyer acquired then better title to the goods than the seller had. This is by a Nemo dot got non-habit, which means that no one can give what he has not got। वही बात जो मैंने आपको स्टार्ट में ही बताई थी कि मजीद ये सेक्शन कहता है कि कोई भी शख्स अगर किसी चीज का ऑनर नहीं है तो वो अगले को चीज सेल आउट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो फिर सेल करता है या तो वो ऑनर हो या ऑनर का एजेंट हो या ऑनर कॉन्सेंट हो, दावा कोई भी चीज सेल आउट करता है तो इसका मतलब नहीं था, ठीक है, बात समझ में आ रही है कि अगर कोई भी शख्स विदाउट ऑनरशिप कोई भी चीज सेल आउट करता है तो वो हमेशा डिफेक्टिव टाइटल ही सेल आउट करेगा क्योंकि वो ऑनर नहीं था। देखिए बड़ी आसान सी बात है, नेमो डॉट कॉट नॉन हैबिट। देखिए अगर एक चीज मैंने एक शॉप से एक रिंग चोरी करी और आपको लाके वो रिंग जो है ठीक हो जाएगी, चोरी की नहीं रहेगी, चोरी की ही रहेगी ना, क्योंकि ऑनर ही नहीं था। लॉ यही कहता है कि जो शख्स ऑनर नहीं है वो सेल आउट नहीं कर सकता, क्योंकि सेलर कभी भी अपने से बेटर टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता। बेटर टाइटल का मतलब ये, अगर सेलर का टाइटल डिफेक्टिव है तो बायर का भी डिफेक्टिव ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि सेलर का डिफेक्टिव है बायर का सेट हो जाए, मतलब रिंग आपने चोरी करी, आपके पास चोरी की थी, बायर के पास जाके वो सेट हो गई, ऐसा नहीं है। यही बात नेमो डॉट कॉट ने हैबिट के जरिए ड्राइव हुई है कि भाई जो भी शख्स रियल ऑनर है सिर्फ वही सेल करेगा, कोई भी शख्स वो चीज सेल नहीं कर सकता जिसकी ऑनरशिप वो खुद ना रखता हो, अनटिल अनलेस कि वो किसी का एजेंट ना हो। मजीद आगे बढ़ते हैं, the general rule aims at protecting the interests of the true owner and it is deemed necessary in the larger interest of society, so if a thief disposes of a stolen property, ये वही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि if a thief disposes of the stolen property the buyer acquired no title though he may purchase the goods bona fide for value, कि भले आप उसको पैसे भी दे दें, जैसे कि मैंने आपको रिंग की एग्जांपल दी कि अगर मैं आप बोना फाइड इंटेंशन के तहत ही मुझे पेमेंट करके दें, लेकिन उसके बावजूद भी आपका टाइटल वो डिफेक्टिव ही रहेगा और रियल ऑनर आके आपसे वो चीज रिकवर कर सकता है। वो अलग बात है आप मुझ में बाद में सूट वगैरह फाइल करें, वो एक अलग मैटर है, लेकिन रियल ऑनर आपसे कभी भी आके वो चीज अपनी रिकवर कर सकता है। हालांकि आपने तो पैसे देके खरीदी थी,
लेकिन क्यों? क्योंकि रूल ही यही है कि नेमो डॉट कॉट नॉन हैबिट के कोई भी शख्स जब तक रियल ऑनर ना हो वो चीज को सेल आउट नहीं कर सकता। और यही वजह होती है कि कभी भी सेलर से बेटर टाइटल बायर को ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है जी। लेकिन कुछ इसकी एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस क्या है? ये रही, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ऑनर कह लें या सेल बाय नॉन ऑनर कह लें, एक ही बात। ठीक है, भले आप ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ऑनर कहें या सेल बाय नॉन ऑनर कहें, एक ही बात है। इसके बाय मर्केंटाइल एजेंट, आपको पता है मर्केंटाइल एजेंट आपकी गुड्स को सेल आउट भी कर सकता है आपके बिहाफ पे, उस पे उसको प्लेज वगैरह भी करा सकता है, सारी चीजें करा सकता है। ठीक है, आपके बिहाफ पे वो चीजों को सेल आउट कर सकता है। तो अगर मर्केंटाइल एजेंट जो है वो आपका अपॉइंटेड एजेंट है, वो आपके बिहाफ पे चीजों को सेल आउट कर रहा है, ठीक है, तो वो तो आपकी नॉन ऑनर नहीं हुई, वो तो आपको अथॉरिटी दे दी गई। लेकिन यहाँ पे लिखा है एन अनऑथराइज सेल बाय द मर्केंटाइल एजेंट के, आपने जो उसको ऑथराइज किया था वो तो अलग चीज है, वो तो उसमें फिर एजेंट के उस पर आ गया। लेकिन अनऑथराइज की जो चीज आपने ऑथराइज नहीं करी, अगर मर्केंटाइल एजेंट वो सेल करता है तो भी बेटर टाइटल ट्रांसफर हो जाता है। किस तरह? देखिए, अब मर्केंटाइल एजेंट मींस एन एजेंट हैविंग इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस as such agent authority either to sell goods or to consign goods for the purpose of sale or to buy or raise money on the security of goods. Thus, as a rule, a mercantile agent having an authority to sell goods conveys a good title to the buyer. But by virtue of this provision, a mercantile agent can convey a good title to the buyer even though he sells goods without having any authority from the principal to do so, provided the following conditions are satisfied. कह रहे हैं कि ठीक है, एक तो कस्टमरी कोर्स है, बिजनेस है, कि कस्टम है, एक ट्रेडिशन है कि मर्केंटाइल एजेंट आपके बिहाफ पे चीजों को सेल आउट करता है, तो वो तो बेटर टाइटल नॉर्मली ट्रांसफर करता ही करता है। लेकिन ये तमाम बातें हो रही है ऑथराइज सेल की, जो आपने उसको ऑथराइज की हुई है कि हाँ भाई ये चीज तुम सेल आउट कर सकते हो। बात है अगर मर्केंटाइल एजेंट नॉन ऑथराइज सेल कर देता है, अनऑथराइज सेल कर देता है, सॉरी, अगर मर्केंटाइल एजेंट कोई अनऑथराइज सेल करता है तो कैसे बेटर टाइटल ट्रांसफर होगा? अगर ये कंडीशंस जो कि नीचे दी गई हैं सेटिस्फाई हो रही होंगी तो ही बेटर टाइटल ट्रांसफर हो सकता है, अदरवाइज बेटर टाइटल ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्या क्या कंडीशन है? 3 कंडीशन है। पहली क्या आ गई? He should be in possession of goods or document of title to the goods in his capacity as mercantile agent and with the consent of the owner. पहली तो आ गई कि उसके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए टाइटल ऑफ ओनरशिप के, या उसके गुड्स पोजीशन में होनी चाहिए विद द कंसेंट ऑफ ऑनर, ऑनर के कंसेंट से। ऐसा ना हो कि वो ऑनर के तिजोरी में से डॉक्यूमेंट्स चोरी करके अपने पास ले आया हो, नहीं, ऑनर के कंसेंट से अगर उसके पास टाइटल ऑफ ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स है या उसके पास पोजीशन है गुड्स का, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी क्या है? he should sell the goods while acting in the ordinary course of business. वो एक ऑर्डिनरी जो नॉर्मल रूटीन है बिजनेस की, उसी में गुड्स को सेल आउट करें। नॉर्मल रूटीन है। फॉर एग्जांपल, आप एक कैटेगरी के राइस सेल आउट करते थे, लेकिन कुछ वक्त के लिए आपने उससे सेल स्टॉप करा दी थी कि यार जनवरी के महीने में नहीं बेचना, लेकिन फिर भी उसने जनवरी में बेच दिया, तो इसका मतलब ये उसने एक अनऑथराइज सेल करी है। लेकिन इस अनऑथराइज सेल का क्या है? नॉर्मल आपका रूटीन ट्रांजेक्शन है, आप सेल आउट करते थे, वो तो आपने बीच में स्टॉप करवाई थी। C, the buyer act in a good faith without having any notice at the time of the contract that the agent has no authority to sell. बायर के नॉलेज में ये बात नहीं होनी चाहिए कि एजेंट के पास इस चीज को सेल आउट करने की अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, मतलब बायर की इंटेंशन ऑलवेज बोनाफाइड रहनी चाहिए कि उसके पास, उसके नोटिस में भी ये बात ना हो कि इस शख्स के पास ये अथॉरिटी नहीं है। अगर उसके नोटिस में आ जाती है तो फिर ये बेटर टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि देखें, अगर नोटिस में एक बात आ गई कि इस शख्स के भाई अथॉरिटी नहीं है और फिर भी आप वो चीज खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी इंटेंशन अब बोनाफाइड नहीं है, अब मेलाफाइड इंटेंशन हो गई। ठीक है, तो इसी वजह से एक बोनाफाइड परचेजर होना चाहिए, हमेशा एक बोनाफाइड बायर होना चाहिए, जिसके नोटिस में भी ना हो कि इस शख्स हो। तो तीनों कंडीशंस क्या होती हैं? एक तो आपके पोजीशन में गुड्स हो या डॉक्यूमेंट आपके पास हो ओनरशिप का, विद द कंसेंट ऑफ ऑनर, के ऑनर के कंसेंट से। दूसरी बात, जो आप गुड्स सेल आउट करेंगे वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल आउट करेंगे, एक नॉर्मल रूटीन बिजनेस करेंगे। नोटिस में ये बात ना हो कि गुड्स जो है वो सेल आउट हो रही है, सॉरी, गुड्स सेल करना बायर के एजेंट की अथॉरिटी में नहीं है,
जरूरी है कि उसको ये बात ना पता हो। अगर उसके नोटिस में ये बात आ जाती है तो फिर बोनाफाइड इंटेंशन नहीं रहेगी, फिर मेलाफाइड में जाएगी और फिर वो एक प्रॉपर सेल नहीं होगी, पेटल टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा। देखिए स्टॉपल प्रिंसिपल मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी किसी को किसी फैक्ट से डिनाई करने से रोका जाए तो फिर अगर कोई लॉ जब रोकता है तो फिर वो स्टॉपल प्रिंसिपल अप्लाई करता है कि वो किसी को किसी फैक्ट से डिनाई नहीं करने देता। ठीक है, तो ये स्टॉपल प्रिंसिपल अप्लाई करता है और यही स्टॉपल होता है। तो ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय स्टॉपल, स्टॉपल के थ्रू भी ट्रांसफर हो जाता है। पहले तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा स्टॉपल को, रिवाइज कर लेते हैं। स्टॉपल क्या है? देखिए, estoppel arises when you are precluded from denying the truth of anything which you have represented as a fact, although it's not a fact. अगर आपने कोई चीज एज अ फैक्ट प्रेजेंट की और बाद में आप उससे डिनाई कर रहे हो तो उस डिनाई से रोकने का नाम एस्टॉपल है कि उसको Thus, estoppel means that a person who by his conduct or words leads another to believe that certain state of affairs existed would be stopped from denying later on that such a state of affairs did not exist. कि कोई भी शख्स अपने कंडक्ट से या एक्सप्रेस करे या कोई भी अपने वर्ड से एक्सप्रेस करे या अपने कंडक्ट से ऐसी चीज करे जिससे लगे कि कोई चीज एग्जिस्ट करती है, कोई मामला एग्जिस्ट करता है लेकिन दर हकीकत वो ना करता हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, अगर किसी कार के ऊपर ठीक है, नॉर्मली आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है। अक्सर अगर किसी कार के ऊपर नेस्ले वालों ने अपनी स्टिकर लगाए हुए तो आपको देख के क्या लगेगा कि ये कार नेस्ले की है। ठीक है, ये कार नेस्ले की जा रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये नेस्ले ने ऐसा एक्ट किया। अगर कल को बाद में नेस्ले, हम उस कार से कोई डीलिंग करते हैं और नेस्ले इस बात से मना करता है तो हम बोलेंगे नहीं, आपने ऐसा एक्ट किया था जिससे लग रहा था कि ये प्रोडक्ट आपकी है। और स्टॉपल हम बहुत सी जगह पढ़ चुके हैं, हमने पार्टनरशिप में भी पढ़ा है, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा है। ठीक है, तो स्टॉपल के जरिए भी अगर टाइटल ट्रांसफर हो जाता है तो वो भी एक बेटर टाइटल ट्रांसफर होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, चले पहले इसको आगे पढ़ लेते फिर एग्जाम्पल देता हूँ। द बेसिस ऑफ स्टॉपल इज दैट इट वुड बी अनफेयर और अनजस्ट टू अलाउ a party to depart from a particular state of affairs which he has permitted another person to believe to be true. Sometimes the doctrine of estoppel may stop or preclude the true owner from denying seller's right to sell the goods, and thus an innocent buyer may have a good title despite the want of authority of the seller. When the true owner of the good by his conduct or word or by any act or omission leads the buyer to believe that the seller is the owner of the goods or has the authority to sell them, he cannot afterwards deny the seller's authority to sell. The buyer in such a case get a better title than that of a seller in reference of sale of goods. Stop may arise in any of the following ways. ठीक है, the buyer in such a case gets a better title than that of the seller in reference to sale of goods. Estoppel may arise in any of the following ways. ठीक है, ये हम देखते हैं किन किन तरह। देखिए नॉर्मल सी बात है, वो कह रहे हैं कि स्टॉपल अप्लाई किस लिए करते हैं क्योंकि अनजस्ट ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा मोबाइल है, अब ये तरह की अगर मेरा मोबाइल नहीं है, मेरे भाई का मोबाइल है, मेरे भाई का मोबाइल है और मैं आपको भाई के सामने खड़े होकर ये मोबाइल दिखा रहा हूँ कि यार देखो मैंने नया सेट लिया और कैसा है। आपने बोला अच्छा है, ठीक है, सारी चीजें, मेरा भाई चुपचाप खड़ा है और कल को मैं ये सेट आपको सेल आउट कर देता हूँ और आज जाके मेरा भाई अगर आपको बोलेंगे नहीं जनाब वो तो उसने वो सेल नहीं कर सकता, आपके पास बेटर टाइटल नहीं किया, आपके पास डिफेक्टिव टाइटल है, तो नहीं जनाब। ठीक है, अगर भाई जाके आपको ये कहे कि जनाब वो मोबाइल तो असल में मेरा था, उसका इमरोज का तो था ही नहीं, तो होगा क्या? वो कहेंगे कि नहीं आपके पास तो बेटर टाइटल नहीं आया, तो आप पलट जाइए नहीं भाई मैंने नया लिया है, तो आप जो है चुपचाप खड़े हुए थे। तो आज आपको फैक्ट से डिनाई नहीं करने दिया जाएगा क्योंकि आपने वहां पे कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं करा जिससे हमें बिलीव हुआ कि हाँ यार ये मोबाइल वाकई में इमरोज से बिलोंग करता है। ठीक है, इसी तरह अगर मेरी एक कार थी और मैंने अपनी कार पे अपने दोस्त का नाम प्रिंट करवाया हुआ है और वो लेके घूमता रहता है कार, तो सारी दुनिया को क्या लग रहा है
कि वो कार मेरे दोस्त की, और कल को अगर वो सेल आउट करता है तो मैं कभी भी बायर को नहीं बोल सकता कि आप ये वापस करें। क्यों? क्योंकि बायर के पास डिफेक्टिव टाइटल नहीं गया, उसके पास बिल्कुल प्रॉपर टाइटल गया है, गुड टाइटल गया है। क्यों? क्योंकि हमने ये बिलीव कराया हुआ था लोगों को कार पे उसका नाम प्रिंट करवा के कि ये कार जो है उसकी है, लेकिन दर हकीकत ये कार मेरी थी। तो आज लॉ मुझे फैक्ट से डिनाई नहीं करने देगा। क्लियर है बात? ठीक है, अब देखिए कुछ वेज इसमें लिखे हुए जो कि आप चाहें तो पढ़ लें, लेकिन आपको पता है कि स्टॉपल कब लिखती है, जैसे कि ऑनर खड़ा हुआ है, ऑनर ऑनर के सामने सेल हो रही है लेकिन वो चुप खड़ा हुआ है, ठीक है। स्टिल मोर बाय रेजिस्टिंग द सेल, ठीक है, बाय परमिटिंग गुड्स टू गो इनटू द पोजीशन ऑफ अनदर विद ऑल द इंसिग्निया ऑफ पोजीशन देयर ऑफ एन अपेरेंट टाइटल, फिर इफ ही हैज अदरवाइज एक्टेड और मेड रिप्रेजेंटेशन so as to induce the buyer to alter his position to his prejudice, ठीक है। तो ये चार तरीके, इनको क्या मतलब है, वरना मैं कल की क्लास में ये डिस्कस करा दूंगा आपको, ठीक है। बड़े आसान आसान से, एक में ऑनर इंसिस्ट कर रहा है, एक में जो है वो खड़ा हुआ है सामने, ठीक है, ये तमाम है। देखिए सेल बाय जॉइंट ऑनर, जॉइंट ऑनर का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट एक है, ऑनर एक से ज्यादा है। If one of several joint owner of goods has the sole possession of them by permission of the co-owners, the property in the goods is transferred to any person who buys them from such joint owners in good faith without notice of the fact that the seller has no authority to sell. It may be noted that in the absence of this provision, the buyer would have obtained only the title of the co-owner and would have become merely a co-owner with the other co-owners. Hence, the provision constitutes an exception to this to the rule. No one can give what he has not got. ठीक है जी। अब देखें सेल बाय जॉइंट ओनर में बेसिकली दो बातें लिखी हुई है। पहली बात तो ये लिखी है कि अगर एक प्रोडक्ट एक से ज्यादा ओनर है, तीन भाई ओनर है ए बी सी, और ए और बी ने अपनी मर्जी से सी को कहा हुआ है कि यार ये कार हम तुम्हारे गैराज में खड़ी करा करेंगे, तुम अपने पास खड़ा रखा करो इसको, ठीक है। अगर सी उस कार को सेल आउट कर देते हैं और बायर को ये नोटिस नहीं है कि सी के साथ दो को ओनर और भी हैं, तो सी के जो बायर है उसके पास बेटर टाइटल जाएगा, बिल्कुल प्रॉपर टाइटल ऑफ गुड्स ट्रांसफर होगा। ये तो हो गई एक बात। लेकिन अगर बायर को पता है कि जनाब इस कार का दो ऑनर और भी है, सेल तो तब भी हो जाएगी, लेकिन बायर के बाद जो टाइटल जाएगा वो को ऑनर का जाएगा। को ऑनर का मतलब क्या है कि सी ने जितना शेयर उनका था, बायर जो है वो को ऑनर बन जाएंगे ए और बी के साथ सी को रिप्लेस करके, ठीक है। बायर को ऑनर ए और बी के साथ सी को रिप्लेस करके। क्लियर है सर? सेल बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी अगर कोई चीज आपके पोजीशन में आ जाती है तो भी आप बेटर टाइटल ट्रांसफर कर सकते हैं। बायर का टाइटल सी की जगह तब रिप्लेस होगा अगर बायर को पता है कि सी सिर्फ को ओनर थे, अकेले चीज को सेल आउट नहीं कर सकते थे। तो जितना सी का शेयर था प्रोडक्ट में, सी की जगह जो शेयर था वो बायर को मिल जाएगा। तो बायर भी को ओनर बनेंगे, ओनर नहीं बनेंगे, सिर्फ को ओनर बनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बायर के नोटिस में नहीं था बिल्कुल भी, तो फिर अलग बात है, फिर बायर जो है वो ट्रू ऑनर बन जाएंगे, मतलब फिर बायर के पास बेटर टाइटल जाएगा।
अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए। Seller by a person in possession under a voidable contract. When a person has obtained possession of the goods under a voidable contract and he sells those goods before the contract has been rescinded, the buyer of such good acquires the good title to them, provided the buyer acts in a good faith and without notice of the seller defect of title. The Pakistan Contract Act also provides to the same effect when it lays down that the right to avoid a voidable contract exists only so long as the interest of a third person have not is exercised, the interest of a third person have intervened, the buyer has sold the goods to a sub-buyer, the latter, if acting bona fide, gets a good title and the original vendor cannot claim the goods back from the sub-buyer. कह रहे हैं कि अगर voidable contract है, voidable contract आपको पता है जिसमें आपका consent फ्री नहीं होता, डिफेक्टिव कॉन्सेंट होता है आपका, ठीक है, जैसे कि आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ा था, कोवर्जन पढ़ा था, मिसरिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, फ्रॉड पढ़ा था, मिस्टेक पढ़ा था, ये तमाम वो चीजें पढ़ी थी जिनसे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा था आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था, ठीक है। तो कहते हैं कि जब भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अगर किसी शख्स के पास पोजीशन आ जाता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अगर किसी शख्स के पास गुड्स का पोजीशन आ जाता है और अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से पहले पहले, कैंसिल करने से पहले पहले वो किसी थर्ड पार्टी को सेल कर देता है, तो थर्ड पार्टी अगर बोनाफाइड परचेजर है तो थर्ड पार्टी के पास बेटर टाइटल ही जाएगा। अगर बोनाफाइड परचेजर थी तो थर्ड पार्टी के पास बेटर टाइटल ही जाएगा। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल, मैंने मिसरिप्रेजेंटेशन करके, ठीक है, मैंने मिसरिप्रेजेंटेशन करके या हाँ चले मैंने फ्रॉड करके आपसे कोई भी चीज ली, मैंने फ्रॉड किया आपसे, आपको जाली नोट दे दिए और आपके साथ क्या किया, आपसे एक डायमंड रिंग ले ली। अब आपको जाली नोट जब डिस्कवर हुए तो आपके पास ऑप्शन था कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकते थे, लेकिन आपके करने से पहले पहले मैंने क्या करा, इस डायमंड रिंग को थर्ड पार्टी को सेल कर दिया। तो अब यहाँ पे थर्ड पार्टी के पास जो पोजीशन जा रहा है, जो टाइटल ऑफ ओनरशिप जा रहा है, वो बेटर जा रहा है। हालांकि मेरा टाइटल डिफेक्टिव था, क्यों? क्योंकि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आया, लेकिन मैं जो सेल आउट कर रहा हूँ बायर को, वो टाइटल बिल्कुल प्रॉपर टाइटल है, क्योंकि वो एक बोनाफाइड परचेजर है, अगर बोनाफाइड है, ठीक है। तो हमने वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में भी यही देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का ऑप्शन आपके पास तब तक होता है जब तक कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना हो जाए। अगर जिस शख्स ने आपके साथ कोई भी कॉन्सेंट आपका इन्फ्लुएंस किया है, जिस शख्स ने आपका कॉन्सेंट इन्फ्लुएंस किया, अगर वो किसी थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट जनरेट करा देता है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल, कैंसिल नहीं हो सकता, वो फिर बेटर टाइटल ही ट्रांसफर होगा, ठीक है। जैसे कि देखें ना, हमारे साथ एक बड़ी करंट एग्जांपल बहरिया टाउन की हुई थी। बहरिया टाउन में क्या हुआ, आपके साथ एक फ्रॉड हुआ, उल्टी सीधी जमीनें खरीदी गई और आपको बेच दी गई। बहरिया टाउन कराची की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उल्टी सीधी जमीनें खरीदी गई थी और फिर आपको सेल आउट कर दी गई थी। जब उन्होंने आपको सेल आउट कर दी तो फिर उसमें बाद में कोर्ट इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। कोर्ट ने कहा नहीं जी, ये जमीन तो मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी की थी, आपने कैसे इसको सस्ते दामों खरीद के आवाम को सेल कर दिया। अब देखिए कोर्ट ने भी क्या करा, अब मैंने फॉर एग्जाम्पल उसमें एक प्लॉट खरीदा था, ठीक है, मैंने एक प्लॉट खरीदा था या जो भी किया था, ठीक है। अब देखिए उसमें हुआ क्या, उन्होंने भी क्या करा, थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट डेवलप करा दिया। जो हमारे बहरिया टाउन वाले, उन्होंने क्या करा, थर्ड पार्टी हम लोगों का एक इंटरेस्ट डेवलप करा दिया। मलिक डेवलपमेंट से एक प्रॉपर्टी खरीदी जो कि मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू या फ्रॉड के थ्रू जैसे भी उन्होंने ली, और वो उठा के हमें सेल आउट कर दी। हमें सेल आउट कर दी, इसका मतलब है मलिक डेवलपमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने से पहले पहले उन्होंने हमें सेल आउट कर दी, इसलिए हमारा टाइटल तो बेटर आया, हमारा टाइटल बेटर आया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या करा, एमडीए के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने से पहले पहले क्योंकि उन्होंने हमें सेल आउट कर दिया। उनका टाइटल अपना हालांकि डिफेक्टिव था, लेकिन जो अवाम ने वहां पे परचेज करा उनका सबका टाइटल बिल्कुल प्रॉपर आया था। वो अलग बात है, बाद में कोर्ट ने उसमें से कुछ को खत्म करा, जिनको पोजीशन मिल गया था, जिनको नहीं मिला उनके होल्ड हो गए, क्योंकि उनको अभी तक वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई थी। लेकिन अगर वो कंप्लीट ट्रांसफर हो जाती है, मतलब हर किसी को अगर पोजीशन डिलीवर्ड हो चुका होता, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता, फिर वहां पे बनाते। वो अलग बात है, कोर्ट ने
मलिक रियाज साहब को पैनलाइज किया, वो एक अलग चीज है, लेकिन देखें आपका इंटरेस्ट क्रिएट करा दिया गया। और ये कि हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि खासकर प्रॉपर्टी आप करके प्रॉपर्टी खरीद लेते और इससे पहले कि अगले को पता चले या कोई और आए, हम थर्ड पार्टी का एक इंटरेस्ट क्रिएट करा देते हैं। वो कराते ही इसीलिए कि अब ये कैंसिलेशन ना हो पाए। फ्रॉड का सूट फाइल हुआ ना, उन पे डैमेज भी क्लेम हुआ, उन पे पेनल्टी लगी ना, पेनल्टी लगी थी उन पे, बहरिया टाउन कराची में पेनल्टी लगी थी। ठीक है, सारी चीजें हुई, लेकिन कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है कि एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, कहने का मतलब क्या है कि एक वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही उन्होंने चीज हासिल करी और आवाम को सेल आउट कर दी। आवाम को सेल आउट कर दी, इसका मतलब है थर्ड पार्टी आ गई। जब थर्ड पार्टी आ गई तो लाजमी बात है एमडी के पास से जो कैंसिलेशन का राइट था कॉन्ट्रैक्ट के, वो खत्म हो गया। अगर वो नहीं आगे सेल आउट करते ना तो बहुत इजी था, उनको वो पैसे जो उन्होंने एमडी को दिए थे वो वापस हो जाते और वो जमीन एमडी को वापस चली जाती। लेकिन क्योंकि उन्होंने थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट क्रिएट करा दिया तो इस वजह से फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ। जिनके पोजीशन डिलीवर्ड हुए तो उनके हुए, उनको मिल गए पोजीशन। इसी तरह अगर मैं कोई रिंग है आपको जाली नोट देके डायमंड रिंग परचेस करता हूँ और आगे मिस्टर सी को सेल आउट कर देता हूँ, और मिस्टर सी जो है मिस्टर सी को सेल आउट कर देता हूँ आपके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने से पहले पहले, तो मिस्टर सी जो एक बोनाफाइड परचेजर है, उनका टाइटल बिल्कुल प्रॉपर है, उनको आप क्लेम नहीं कर सकते। आप मुझ पे डैमेज क्लेम करेंगे, उन पे नहीं करेंगे। मजीद लिखा है, इट इज टू बी नोटेड दैट दिस सेक्शन 20 thus it does not apply to a contract originally void or where the good have been obtained by theft। लेकिन अब ये बात क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ये भी याद रखिएगा कि ये जो सेक्शन है ये सिर्फ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पर अप्लाई होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट पर अप्लाई नहीं होगा जो कि वॉइड था ओरिजिनली, मतलब वॉइड एब इनिशियो था। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज चोरी करी है किसी के पास से, आपने किसी का मोबाइल स्नैच किया है, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है, क्योंकि आपके बीच में कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है। जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट, कुछ कॉन्ट्रैक्ट वाइड एप इनिशियो होते हैं, जैसे कि इलीगल एग्रीमेंट्स है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स है, ठीक है, वो तमाम तो है ही इनिशियली से वाइड है ना। तो अगर कोई वाइड एप इनिशियो था, वहां पे ये चीज अप्लाई नहीं होगी। ये चीज अप्लाई तभी होगी जब एक कॉन्ट्रैक्ट बना हो, ठीक है, और वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो, मतलब जिसमें सिर्फ कॉन्सेंट इन्फ्लुएंस किया गया और बाकी सब चीजें प्रॉपर हो, सिर्फ कॉन्सेंट इन्फ्लुएंस हो। अगर आपने चोरी वोरी करके कोई चीज हासिल करी है तो वो आप सेल आउट नहीं कर सकते, उसमें बेटर टाइटल नहीं जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगला है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास सेलर बाय सेल बाय सेलर। एक मिनट, सेलर बाय सेल बाय सेलर इन पोजीशन आफ्टर सेल। देखिए ये वो सेलर है जिसके पास सेल के बाद भी पोजीशन रहता है, और सेल आपको पता है कब होती है? जब टाइटल ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसफर ऑफ टाइटल हो जाए, हम कहते हैं सेल हो गई, भले पोजीशन ट्रांसफर हुआ हो ना हुआ हो। तो ऐसी बड़ी कॉमन सी बात है कि ये बिल्कुल मुमकिन है कि कोई सेलर ऐसा हो जिसके पास पोजीशन सेल होने के बाद भी रहे, ठीक है। Where a seller after having sold the goods continues to be in possession of the goods or sales or pledges them, ठीक है, either himself or through a mercantile agent, he will convey a good title to the buyer, or the pledgee provide the buyer or the pledgee acts in good faith or without notice of the previous sale. For the application of this exception, it is essential that the possession of the seller must be as seller and not as hirer or bailee। ठीक है जी, कह रहे हैं कि सेल बाय सेलर आफ्टर पोजीशन क्या होता है कि बाद औकात ऐसा है कि सेल हो गई है, ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गई, लेकिन सेलर के पास या तो गुड्स रह जाए या गुड्स का डॉक्यूमेंट टाइटल रह जाए, मतलब उसके जो कागजात वगैरह है वो जिसमें ओनरशिप हो। अगर ये चीजें हैं और वो सेलर उन गुड्स को दोबारा सेल या प्लेज कर देता है, और आपका जो प्लेजी या बायर है वो एक बोनाफाइड है, इंटेंशन के साथ है, तो
फिर वो एक प्रॉपर सेल होगी, उसको बेटर टाइटल ही ट्रांसफर होगा। हालांकि अगर देखें तो सेलर के पास अब ओनरशिप का टाइटल नहीं था, क्योंकि ओनरशिप का टाइटल अब कहाँ था, बायर के पास था। लेकिन हुआ ये कि सेल के बावजूद इसके पास या तो पोजीशन रह गया गुड्स का, या इसके पास टाइटल ऑफ ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स रह गए। ऐसी सूरत हाल में ये उसको दोबारा से करा सकता है। लेकिन ये याद रखिएगा, ये वाला रूल अप्लाई करते वक्त जरूरी है कि वो सेलर हो, हायर परचेजर या कोई बेली। देखिए बेली के पास भी पोजीशन तो आ जाता है ना, जैसे कि आप टेलर के पास गए, टेलर को आपने सूट सिल दिया, और ये बेलमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट है ना, या मैकेनिक के पास आप गए, आप बनने के लिए दी, मैकेनिक के पास गए आपने कार बनने के लिए दी। अब ये क्या है, ये एक बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। मैकेनिक ने क्या करा, उस कार को प्लेज करा दिया या उसको सेल आउट कर दिया, नहीं, वो ये काम नहीं कर सकता। जरूरी है कि वो बेली या हायरर ना हो, वो सेलर हो। और सेलर वो सेलर हो जिसके पास पोजीशन सेल के बाद भी रह जाए। पोजीशन फिजिकली भी रह सकता है या सिर्फ टाइटल और डॉक्यूमेंट्स भी रह सकते हैं। ऐसी सूरत में अगर वो किसी को सेल आउट करता है या प्लेज करता है कोई भी चीज, तो वो बिल्कुल एक प्रॉपर प्लेज या प्रॉपर सेल होगी। दोबारा बता देता हूँ, देखिए सेल बाय सेलर इन पोजीशन आफ्टर सेल क्या होता है, सेल हो गई है। सेल कब होती है, जब टाइटल ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए। हमने यही पढ़ा है शुरू से, ठीक है। लेकिन ये सेलर वो है जिसके पास टाइटल ऑफ ओनरशिप तो ट्रांसफर हुआ है, लेकिन या तो गुड्स इसके पोजीशन में, या इसके पास जो डॉक्यूमेंट था टाइटल ऑफ ओनरशिप का, वो इसके पास मौजूद है। दोनों सूरत हाल में ये सेल बाय सेलर इन पोजीशन आफ्टर सेल कहलाएगा। दोनों सूरत हाल में ये वो सेलर कहलाएगा जिसके पास पोजीशन सेल के बावजूद भी हो, ठीक है, सेल होने के बाद भी पोजीशन रह जाए। और दोनों सूरत हाल में ये गुड्स को फ्लैच भी करा सकता है या दोबारा से सेल आउट भी कर सकता है। और दोनों काम में बायर जो है या प्लेजी जो है वो बोनाफाइड होंगे, तो उनके पास बेटर टाइटल जाएगा। हालांकि इसका टाइटल तो अब बेटर नहीं था ना, अब तो ये ओनर था ही नहीं, ओनर तो अब बायर था, इसके बाद तो पोजीशन था। लेकिन दोनों सूरत हाल में ये बेटर टाइटल ट्रांसफर करेगा अपने से, और नॉन ओनर बन के सेल कर सकता है दोनों सूरत हाल में, ठीक है। हाँ, जरूरी ये कि इसको सेलर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि ये कोई हायर परचेजर हो या कोई बेली हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बाहर खड़े हुए थे, अंदर बंदे को मॉल में शॉपिंग करने जा रहा था, उसने अपनी बाइक खड़ी करी, उसने कहा यार जरा मेरी बाइक देखते रहना, मैं अंदर से शॉपिंग कर आ रहा हूँ। अब ये बेलमेंट नहीं था तरह की का, तो आपको कस्टडी देके गया था, आपने उठा के वो चीज सेल कर दी, तो ये एक नॉन ऑनर की सेल जो है ये एक्सेप्शन के अंदर फॉल नहीं करती, क्योंकि आप बेली थे, आप सेलर नहीं थे, आपने वो उसको चीज नहीं बेची थी, ठीक है, आप बेली थे। तो जरूरी है कि अगर आपने ये रूल अप्लाई करना है तो आपका सेलर होना जरूरी है। आप बेलर या हायरर नहीं हो सकते कि आपने बेली बन के किसी चीज का पोजीशन लिया और चीजें सेल करना शुरू कर दी, और लॉ कहे कि वो प्रॉपर सेल है, तो ऐसा नहीं। इसी तरह मजीद इन पोजीशन आफ्टर एग्रीमेंट हुआ, बाद औकात बायर के साथ भी ऐसा ही होता है, ठीक है। बाद औकात बायर के साथ भी ऐसा ही होता है कि उसके पास पोजीशन जो है वो पहले से आ जाता है, अभी सेल नहीं हुई होती लेकिन पोजीशन उसके पास पहले से आ जाता है। और अगर ऐसी सूरत हाल में भी देखिए ना, फॉर एग्जाम्पल आपने एक बाइक ली, इंस्टॉलमेंट पे ली, ठीक है, आपने 3 इंस्टॉलमेंट में बाइक ली, ये हो गया एग्रीमेंट टू बाय, आपने कहा कि मैं 3 इंस्टॉलमेंट पे बाइक ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, डिसाइड ये हुआ कि जब आप थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तब आपको सेलर जो है वो ओनरशिप ट्रांसफर करेगा, मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा, टाइटल ट्रांसफर करेगा। सेल कर दी, अगर आपने उठा के वो बाइक सेल कर दी, तो फिर सीधी सी बात है कि ये एक बेटर टाइटल ट्रांसफर होगा बायर को, और वो बायर थे जिसके पास पोजीशन सेल से पहले आ गया, और आपने सेकंड बायर को सेल कर दी पोजीशन ओनरशिप आने से पहले पहले, तो भी सेकंड बायर को एक बेटर टाइटल ट्रांसफर होगा, उस पर क्लेम नहीं आएगा।
सेलर आपके ऊपर सूट फाइल करे वो एक अलग चीज है, लेकिन अगले को एक बेटर टाइटल ट्रांसफर होगा, उससे प्रोडक्ट आप रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है जी। रीसेल बाय एन अनपेड सेलर। ठीक है, अनपेड सेलर वो होता है जिसकी ठीक है जिसको पेमेंट ना हुई हुई हो, अनपेड हो, नाम से जाहिर है। बाकी अभी इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में आगे डिटेल में देखेंगे, इसके अगले चैप्टर में कि अनपेड सेलर क्या होता है। ठीक है, बाकी अभी यहाँ के लिए यही समझ, where an unpaid seller who has exercised his right of lien or stoppage in transit resells the goods of which ownership has passed to the buyer, the subsequent buyer acquired the goods। देखिए, अनपेड सेलर के बाद ना राइट होता है, एक तो लीन का राइट होता है कि वो अपने पास ही गुड्स को होल्ड कर ले, भले ओनरशिप ट्रांसफर कर चुका हो, लेकिन उसको अगर पेमेंट नहीं हुई तो वो चाहे तो अपने पास गुड्स को आपकी रख सकता है। ठीक है, भले ओनरशिप ट्रांसफर कर दी हो। दूसरा ये होता है गुड्स जा रही थी, उसने रास्ते में रुकवा दी कि यार वो तो बंदा पेमेंट नहीं कर रहा, आप गुड्स रोक लो, वापस लेकर आओ। दोनों राइट उसके पास होते हैं। ठीक है, एक तीसरा राइट उसके बाद ये भी होता है कि अगर वो गुड्स वगैरह रुकवा ले और उसके बाद वो चाहे तो उस गुड्स को दोबारा सेल आउट कर सकता है, भले उसने ओनरशिप ट्रांसफर करी हुई थी, लेकिन क्योंकि वो एक अनपेड सेलर था जिसको अमाउंट अब तक नहीं मिला है, तो अनपेड सेलर था, उसने गुड्स उसके पोजीशन में आ गई किसी भी तरह से, लीन के जरिए आई, ट्रांजिट के जरिए आई, कैसे भी आई, तो वो उन गुड्स को दोबारा से सेल आउट कर सकता है। और बायर के पास जो नया बायर होगा उसके पास एक बेटर टाइटल जाएगा। फिर आपके पास नेक्स्ट है एक्सेप्शन अंडर अदर एक्ट्स। अब इसकी मजीद एक्सेप्शंस थी, ये तो आपने सेल ऑफ गुड एक्ट के थ्रू देखी है, लेकिन आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी इसकी कुछ एक्सेप्शंस थी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप आगे पढ़ेंगे, उसके अंदर भी थी। जैसे कि इसमें देखें, पहला है सेल बाय फाइंडर ऑफ लॉस्ट ऑफ गुड्स। आपको पता है कि फाइंडर ऑफ गुड्स भी सेल बाय नॉन ऑनर में आता है और कभी कभी सेल आउट चीजें कर सकता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है, आपको अगर याद हो। ठीक है, इसी तरह पॉनी और प्लेजी ये भी नॉन ऑनर होते हैं, लेकिन ये भी बाज़ औक़ात कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस है जिनके ऊपर ये गुड्स को सेल आउट कर सकते हैं और वो बिल्कुल एक वैलिड सेल कहलाएगी। फिर आपका जो ऑफिशियल रिसीवर होता है, जो कि ऑनर नहीं होता, लेकिन क्योंकि कोर्ट की तरफ से आपके ऊपर कोर्ट की तरफ से आता है आपके एसेट्स वगैरह सेल आउट करने के लिए, या लिक्विडेटर आता है कंपनी की सूरत हाल में, तो वो भी जो है एक प्रॉपर सेल कर सकता है, हालांकि नॉन ऑनर है। फिर इसके अलावा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसको आप डेफर कर लें क्योंकि अभी तक आपको होल्डर इन ड्यू कोर्स वगैरह नहीं पता क्या होते हैं। ये हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो अगला एक्ट है हमारा उसमें हम पढ़ेंगे तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ आपका ये वाला चैप्टर एंड हो रहा है। अगर इससे लिंक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, वरना हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है? लास्ट तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना। देखिए, लास्ट तो बस यही था। 6 पॉइंट समझ नहीं आया, 6 पॉइंट में बता देता हूँ। सेल बाय बायर इन पोजीशन आफ्टर एग्रीमेंट टू बाय। देखिए, एक बायर है, उसने एक एग्रीमेंट टू बाय किया। फॉर एग्जांपल, कुछ बायर ऐसे होते हैं जिनके पास पेमेंट ओनरशिप ट्रांसफर होने से पहले पोजीशन आ जाता है। ठीक है, कुछ बायर होते हैं, जैसे कि आपने बाइक इंस्टॉलमेंट पे अगर आप लेते हैं तो आपको वो आपको ओनरशिप कब ट्रांसफर करता है? जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। पोजीशन कब आ जाता है? जब पहली इंस्टॉलमेंट की आप डाउन पेमेंट ही कर आते हैं तो ही पोजीशन आ जाता है। अगर उस बीच के दौरान भी आप उन बाइक को सेल आउट कर देते हैं तो बिल्कुल एक वैलिड सेल होगी और अगला जो न्यू बायर है उसके पास एक बेटर टाइटल जाएगा, उससे वो चीज रिकवर नहीं की जा सकती, उसके पास एक बेटर टाइटल जाएगा। ठीक है, तो यही बात इसमें कही थी। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक शख्स को बोला मैं 3 दिन तुम्हारी बाइक चेक करूंगा फिर खरीदूंगा,
अब ये एग्रीमेंट टू बाय हुआ, एग्रीमेंट टू बाय के बाद आपने कहा 3 दिन चेक करूंगा फिर खरीदूंगा, उन 3 दिन में आपके पास पोजीशन आ गया, उन 3 दिन में आपने गुड्स को सेल आउट कर दिया बाइक को, तो बिल्कुल एक बेटर टाइटल ट्रांसफर होगा नेक्स्ट बायर को। हालांकि आपका टाइटल डिफेक्टिव था, आप ऑनर नहीं थे, लेकिन क्योंकि आप उस कैटेगरी में आ रहे थे, आप वो बायर आ रहे थे जो वो बायर भी गुड्स को सेल करेगा और डिफेक्टिव टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा, प्रॉपर टाइटल होगा, लेकिन शर्त ये कि जो थर्ड पार्टी है जिसको वो सेल कर रहा है उसकी इंटेंशन बोनाफाइड होनी चाहिए। अच्छा ये भी याद रखिएगा कि इसके लिए बायर आप होना चाहिए, हायर परचेजर में हायर परचेजर के पास भी आपको पता है बाइंग का ऑप्शन होता है, लेकिन वहां पे वो उसके पास पोजीशन आ रहा है, वो एक अलग चीज है। एग्रीमेंट टू बाय सेल की ट्रांजैक्शन में ही आना चाहिए, हायर परचेज आपको पता है ना एक डिफरेंट कैटेगरी हमने पढ़ी है, तो हायर परचेज में नहीं आना चाहिए, सेल की ही कैटेगरी में पोजीशन आपके पास आना चाहिए। अगर सेल की कैटेगरी में आ रहा है तो ही आप बेटर टाइटल ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है जी। बैटल टाइटल नहीं, बैटल टाइटल, मतलब डिफेक्टिव नहीं हो जो टाइटल, उसको कहते हैं बैटर। ठीक है, इसको उर्दू में भी बेहतर कहते हैं और इंग्लिश में बैटर। इसका मतलब है जो टाइटल डिफेक्टिव नहीं हो, मतलब उसमें किसी और का क्लेम जनरेट ना हो रहा। ठीक है जनाब। अच्छा और कुछ इसमें है? अच्छा ये लीगल मैक्सिम लाजमी याद रखिएगा। अच्छा अब थोड़ा सा हम इसको रोक के ना यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपसे टेस्ट डिस्कस कर लूं। जैसे एक केस आया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो एक साहब ने बोला था कि सर ये जो है एक केस था उनका, वो मैं डिस्कस कर लूं। मुझे मैसेज आया था उनका कि उसमें एक था कि आपने 5 साल की इंस्टॉलमेंट पे कोई प्रोडक्ट परचेज करी और बीच में जो है वो गारंटी जो है वो रिवोक कर ली गई है। तो वो कह रहे थे सर ये रिवोक नहीं होगी, ये तो कंटिन्यूइंग सॉरी रिवोक हो सकती है, कंटिन्यूइंग गारंटी है। तो नहीं भाई, वो कंटिन्यूइंग गारंटी नहीं थी, वो सिंगुलर अमाउंट की गारंटी थी जो इंस्टॉलमेंट सेल्स की आपने ली थी। ठीक है, तो वो कंटिन्यूइंग गारंटी नहीं थी, और ये तो मैंने एग्जाम्पल डिस्कस भी कराई थी क्लास में। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज उसमें था, मैंने कहा ये डिस्कस कर लूं। अच्छा इसको मुझे यहीं पे क्लास को स्टॉप करना पड़ेगा, वजह ये है कि मेरे पास नेक्स्ट चैप्टर की अभी स्लाइड्स बनी हुई नहीं है। ठीक है, वो मुझे बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर दूंगा। फिर संडे को हम एक क्लास रखते हैं, वो टाइम हमारा जो शॉर्ट हो रहा है उसको हम कवर कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। हाँ ये मैंने क्लास में भी बताया था, जो भी आपको टेस्ट में केस स्टडीज आए थे वो तमाम जो कि क्लास में बताए गए थे। और केस स्टडी को सॉल्व करते वक्त आपको सबसे ज्यादा ध्यान यही रखना होता है कि देखिए सबसे पहले जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ ले, मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूँ, जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ ले ना और पेपर में आप जाएंगे तो सबसे पहले तो जो चैप्टर के नाम है ना वो आपको बिल्कुल रट्टा होने लगे हुए। चैप्टर का नाम आपको रट्टा लगा हुआ, क्योंकि जब चैप्टर का नाम आपको रट्टा लगा होगा ना तो केस को आप पहचान जाएंगे कि किस चैप्टर से आया हुआ है, तो फिर अंदर की हेडिंग तक आप पहुंचेंगे। अगर आप उसको एक स्कैटर वे में ढूंढ रहे होंगे इधर उधर तो आप नहीं पकड़ पाएंगे। 15 चैप्टर एक बहुत बड़ा पार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है। ठीक है, और नॉर्मली केस स्टडी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही आता है, केस स्टडी तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही आता है नॉर्मली। बाकी जगहों से इतने ज्यादा केसेस नहीं आते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमारे पास एक बहुत बड़ा पार्ट है केस बनाने का। इसके बाद अगर आप पार्टनरशिप एक्ट देखें, बहुत कम जगह है, बहुत कम रूम है आपके पास केस बनाने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अच्छा अगर आप मुझे 5 मिनट दें तो मैं नेक्स्ट चैप्टर की भी स्लाइड्स बना लूँ, या इसको यहीं पे हम एंड करते हैं क्लास को।
और मैं कल की क्लास जो है वो स्टार्ट करूंगा, तो कल इंशाल्लाह ताला चैप्टर आपका नया वाला भी शुरू हो जाएगा। यहीं पे मैं इसको होल्ड कर देता हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।